एक गांव में शारदा और अनामिका सास बहू रहा करती थी। अनामिका के पति रमेश काम करते थे कंपनी में। अनामिका और रमेश के 2 बच्चे थे। एक तरफ अनामिका अपनी बुजुर्ग सासू माँ का देखभाल करती थी, दूसरी तरफ अपने बच्चों को संभालती थी। रमेश अपनी पूरी तनख्वाह अपने परिवार पर खर्च करता था। तभी एक दिन, अनामिका, अनामिका, बताइए इतनी हड़बड़ी में क्यों है, क्या हो गया? मुझे अर्जेंटली शहर जाना होगा। बच्चों का ठीक से देखभाल करना, मैं जल्दी वापस लौट आऊंगा। हड़बड़ी में जा रहे हो, परेशान भी दिख रहे हो। देर हो रही है माँ, और ऊपर से तुम सवाल कर रही हो। ऑफिस के काम से जा रहा हूँ, ठीक है, जल्दी लौटूंगा, सावधान रहना। ऐसा कहकर रमेश जल्दी जल्दी में घर से निकल जाता है। फिर शाम हो जाती है। शाम तक रमेश घर लौटने वाला था, पर उसके बदले शारदा और अनामिका को एक बुरी खबर मिलती है कि रमेश की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। ये खबर मिलते ही मानो कि उनकी दुनिया ही उजड़ गई हो। अब दोनों बच्चों पर पिता का साया नहीं रहा। रमेश की मृत्यु के बाद कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। शारदा और अनामिका घर में पहले से जो कुछ था उसी से घर चलाते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद से ही उनकी आर्थिक संकट शुरू हो गई। बेटा अनामिका, अगर हम काम नहीं करेंगे तो हम पर बहुत समस्या आएगी। घर पे सब खत्म होने वाला है। हाँ सासू माँ, उनके नहीं रहने से हमारी परेशानी बढ़ गई है। यहाँ तक कि बच्चों को भी देखने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। अब क्या होगा, हम क्या करेंगे? मैं कहीं भी काम करूंगी सासू माँ, आसपास के घरों में नौकरानी का काम करूंगी और पैसे कमा लूंगी। कुछ दिन ऐसे ही जाने के बाद मैं एक अच्छी नौकरी की तलाश करके नौकरी करूंगी सासू माँ। सावधान रहना बेटा, मैं भी कुछ काम करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी परिस्थिति वैसी नहीं है। बच्चों का भी हाल देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। सासू माँ, दुखी मत होइए। ऐसा कहकर अनामिका अपनी जीविका चलाने के लिए आसपास के इलाकों में नौकरानी का काम करने लगती है। वो रविंद्र नाम के एक सम्मानित व्यक्ति के घर में भी काम कर रही थी। रविंद्र के हरकतों की वजह से अनामिका को बहुत परेशानी होती थी। वो अक्सर उसे टॉर्चर किया करता था, ये कहकर कि उसके पति नहीं है। क्योंकि अनामिका मुसीबत में है, इसीलिए तो वहाँ काम करने आई है। क्योंकि अनामिका को बहुत परेशानी हो रही थी, इसीलिए वो काम छोड़ के उनके वहाँ से आ जाती है और पेड़ के नीचे बैठ जाती है। उसे दूर से शारदा देख लेती है। बेटा अनामिका, तुम दुखी क्यों हो? क्या हो गया, बताओ बेटा। कुछ नहीं हुआ सासू माँ, बस ऐसे ही अकेले बैठी हूँ। मुझे पता है बेटा, एक महिला जब अकेले इस तरह बैठी रहती है और वो कहती है कि कुछ परेशानी है, तो जरूर उसकी परेशानी बड़ी है। तुम काम के लिए नहीं गई और यहाँ बैठी हो। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ बेटा। क्या हुआ, बताओ मुझे। शारदा के इस तरह से पूछने पे अनामिका बहुत भावुक हो उठती है और सासू माँ को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगती है। सासू माँ, ये समाज ही ऐसा है। अगर कोई महिला अकेली होती है तो उसे खुशी से रहने नहीं देता। हाँ बेटा, इस समाज में सर ऊंचा करके रहना पड़ता है और लोगों को कुछ करके दिखाना पड़ता है बेटा। लेकिन हमारी अभी तो वैसी परिस्थिति भी नहीं है सासू माँ। अगर तुम नौकरानी का काम करोगी तो ऐसी 4 दीवालों में रह जाओगी। पहले हमें अपनी जिंदगी को बदलना होगा और एक अच्छा काम ढूंढना होगा। चलो चलते हैं। शारदा अपनी बहू अनामिका को लेकर काम ढूंढने निकल जाती है। बच्चों का देखभाल करने के साथ साथ वो ईंट ढोने का काम करने लगती है। उस काम को करने के दौरान उन्हें बहुत परेशानी होने लगी। बच्चों का देखभाल करने के साथ साथ सास बहू ईंट ढोने लगे। जब वो इस तरह से काम कर ही रहे थे, एक दिन अचानक शारदा बेहोश हो जाती है। सासू माँ, आंखें खोलिए सासू माँ। आसपास के लोग भी शारदा को देखकर चिंतित हो जाते हैं। अनामिका बहुत रोती है और फिर पानी लाके शारदा के मुंह पे छिड़कती है। धीरे धीरे शारदा अपनी आंखें खोलती है। शारदा को अपनी आंखें खोलते हुए देखकर अनामिका बहुत खुश होती है। जब ये सब हो ही रहा था, ठीक उसी वक्त उनके मालिक विनय वहाँ पर आ जाते हैं। वो वहाँ पर शारदा और अनामिका को देखकर बहुत आश्चर्य होते हैं। अनामिका जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? पहले अनामिका पहचान नहीं पाए विनय कौन है। बाद में विनय ने अपने बारे में खुद ही बताया। आपके पति रमेश मेरा दोस्त था। उस दिन रमेश मेरे से ही मिलने के लिए आ रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया। तब से मैं आप लोगों से मिलना चाह रहा था, पर व्यापार की वजह से मैं नहीं मिल पाया। मुझे माफ कर दीजिएगा। रमेश मेरा बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था। विनय की ऐसी बातें सुन के
शारदा रोते रोते कहने लगती है, उसके जाने के बाद हम अनाथ हो गए, कोई देखने वाला नहीं रहा, इसीलिए अपनी जिंदगी चलाने के लिए हम यहाँ पर कूली का काम कर रहे हैं। बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, उनके पालन पोषण के लिए, उन्हें ठीक से बड़ा करने के लिए मेरी बहू बहुत परिश्रम कर रही है। अरे आप इस तरह काम कर रहे हैं? रमेश ने मुझे पैसे देकर बहुत मदद की थी। अगर उसके पास पैसे नहीं होते थे तो वो सैलरी से पैसे लेकर मुझे सहायता करने के लिए पैसे देता था। मेरा समय और भाग्य की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। रमेश ना होता तो यहाँ मैं ना हो पाता। अब से आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं नहीं बाबू, नहीं चाहिए। इस समाज में मर्द हमेशा एक औरत को खिलौना जैसा ही समझता है। आप दयालु होकर अगर हमें सहायता करेंगे तो पूरे गांव वाले अलग अलग बातें बनाने लगेंगे। हम मेहनत करके ही पैसे कमाएंगे, हमें इसी तरह रहने दीजिए। देखो अनामिका, मुझे तुम्हारे बारे में पता है। रमेश तुम्हारे बारे में कहता रहता था। मैं समझ सकता हूँ तुम किस बारे में कह रही हो। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें वो पैसे लौटाना चाह रहा हूँ जो तुम्हारे पति ने मुझे दिया था। तुम उन पैसों से एक व्यापार शुरू कर सकती हो, और अगर ना भी करना हो तो वो पैसे तुम्हारे बच्चों के लिए मददगार होगा। हाँ बेटा, इसने सही कहा है, हम बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। जब शारदा ने इस तरह से कहा, अनामिका विनय से पैसे ले लेती है। उन पैसों से अनामिका अपने इलाके में एक किराना का दुकान का व्यापार शुरू करती है। उस व्यापार से सास बहू मिलके बच्चों का ख्याल रखने लगती है और साहसिकता के साथ जिंदगी जीती है। एक गांव में सास शारदा और बहू अनामिका रहती थी। दोनों सास बहू ही पैसों के लिए पागल थी। वैसे तो हर काम वो दोनों साथ में किया करते थे, फिर भी बहू को बिना बता के सास और सास को बिना बता के बहू पैसे छुपा के रखती थी। पैसों के लिए बहुत ही लालची थे, इसीलिए वो किसी पर भी दया के भाव भी नहीं रखते थे। तभी एक दिन, बहू अनामिका, आज तुम्हारी शादी का सालगिरह है। रमेश ने क्या तोहफा दिया? आपका बेटा हर साल सालगिरह पर कुछ न कुछ जरूर ले आते हैं। इस साल भी लेकर आए हैं, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। वैसे पिछली बार उन्होंने मुझे कमरबंद तोहफे में दिया था। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर था सासू माँ। ऐसा है क्या? मुझे तो नहीं पता, तुमने तो मुझे दिखाया नहीं कभी। असल में आप तो शहर में ही नहीं थी, इसीलिए मैं आपको वो चीज नहीं दिखा पाई। अनामिका जब अपने कमरबंद के बारे में सासू माँ से कह रही थी, ये सुन के सासू माँ को मनी मन जलन होती है और बहुत गुस्सा करती है। उसी वक्त अनामिका के पति रमेश वहाँ पे आते हैं और आने के दौरान वो अनामिका के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लेकर आते हैं। अनामिका, जल्दी से खाना लगाओ, मुझे जल्दी निकलना है अभी। हाँ, आ रही हूँ जी। आप अपना हाथ धोकर बैठिए, मैं अभी आके खाना लगाती हूँ। शारदा बस पीछे से यही सोच रही थी कि आखिर में रमेश तोहफे में क्या लाया होगा, पर अनामिका दुखी थी कि उसके पति ने अभी तक उसे कोई उपहार नहीं दिया और वो फिर खाना परोसने लगी। रमेश अपनी पत्नी का चेहरा देखकर ही पूरी बात समझ जाता है। इस तरह से मुंह लटका के मत रहो अनामिका, मैं तुम्हारे लिए खाली हाथ कभी आ सकता हूँ क्या? बताओ। हमारे कमरे में जाके एक बार देखो, तुम्हारे लिए एक गले का हार रखा हुआ है, जाओ देखो। रमेश ने ये सारी बातें कही जो शारदा ने पीछे से सुन ली और उसे बड़ा गुस्सा आया। आज तक उसकी माँ के लिए उसके बेटे ने कभी कोई गहना नहीं लाया, पर अपनी बीवी के लिए हमेशा महंगे महंगे गहने लेकर आता है। इस बात से दुखी होकर वो सोचती है अपने बेटे से जाके पूछेगी। फिर वो अपने बेटे के पास जाती है। क्या हुआ माँ, खाना खाई हो कि नहीं? खा लिया बेटा, तुम अपनी पत्नी के लिए इतना महंगा गहना लाए हो, ये देखकर ही मेरा पेट भर गया। आज तक तो तुमने मुझे एक छोटा तोहफा भी नहीं दिया और अपनी पत्नी को सोने के गहने से लद देते हो। तुम अपनी माँ से थोड़ा भी प्यार नहीं करते। तभी अनामिका वहाँ आ जाती है और देखती है कि शारदा अपने बेटे रमेश से बात कर रही है। सासू माँ, आप गलत बात कर रही है, इस तरह से कहना सही नहीं है। पत्नी के लिए तो लोग तोहफे लाते हैं, उन्होंने क्या गलती की है? आप उन्हें इस तरह से क्यों दोषी ठहरा रही हैं? देखो बेटा, मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ, क्या उससे मैं दो बात कर भी नहीं सकती क्या? मेरा उतना भी हक नहीं? आपकी उम्र हो गई है ना सासू माँ, आप जेवर पहन के बाहर कैसे घूम सकती है? लोग आपको देखकर फिर बातें बनाएंगे, इसीलिए वो आपके लिए जेवर नहीं लाते हैं, पर उन्होंने मेरे लिए लाया। इस बात को लेकर तो आप लड़ाई कर रही हैं। ऐसा करेंगे तो आपको पता है ना उन्हें कितना बुरा लगेगा।
ठीक है बेटा, गलती हो गई। मुझे पता था एक दिन अगर मैं अपने पेट के बच्चे से भी कुछ कहूंगी तो मेरी गलती होगी। माफ करना, तुम लोगों को परेशान किया। ऐसा कहकर शारदा अंदर चली जाती है। जाने के दौरान वो मन ही मन सोचने लगती है। क्या हो गया है मुझे? मैं गहनों के लिए लड़ाई कर रही हूँ। ऐसा कहकर मैंने पाप कर दिया। मैं बहू के सामने छोटी हो गई। अब मैं क्या करूँ? पर गहना पहनना कोई गलत बात नहीं। मैं भी औरत हूँ, भले ही मेरे पति नहीं है, पर गहने पहनकर बाहर जाने में क्या बुराई है? मेरी बहू ने कितनी बातें सुनाई, सुनकर मैं परेशान हो गई। अब तो उसका मुंह बंद करना ही होगा। इस तरह से शारदा खुद से बातें करते करते एक बरगद के पेड़ के पास चली जाती है, जहाँ स्वामी जी ध्यान कर रहे थे। शारदा को देखकर स्वामी जी हंसने लगते हैं। देवी, यहाँ आओ। मैं तुम्हारे दिल के तकलीफ को समझ सकता हूँ। यहाँ आके मेरे पास बैठो। स्वामी जी के बुलाते ही शारदा उनके पास जाके बैठती है। अपनी बातों से स्वामी जी शारदा को शांत करते हैं, उसके सर को सहलाते हैं और उससे प्यार से बातें करते हैं। देखो माँ, एक माँ के रूप में आपने जो बात कही वो गलत नहीं थी। बुरा मत मानो, सब ठीक हो जाएगा। पर आपकी बहू ने जो कहा वो गलत है। एक दिन उसे अपनी गलती का जरूर एहसास होगा। आप चिंता ना करें, आपके साथ सब अच्छा होने वाला है। कहीं और मत जाओ, जाओ अपने घर जाओ। सर को सहलाते हुए स्वामी जी ने कहा धैर्य रखने के लिए। उनकी बातें सुन के शारदा शांत हो गई। मन हल्का हो जाता है और खुशी खुशी वो घर लौट जाती है। जैसे ही वो घर पहुंचती है, अनामिका अपनी सासू माँ को देखकर मुंह फेर लेती है। दूसरों के घर में सासू माँ लोग बैठ के भगवान का नाम जपती है, हे राम हे कृष्णा, और यहाँ पे मेरे सर पे बैठ के बस आग लगाया जा रहा है। सही उम्र में सही काम करना चाहिए, वही उम्र की खूबसूरती बढ़ाती है, और मेरे पति के उपहार लाने से आप यहाँ पर जल रही हैं। अनामिका की ऐसी बातें सुन के शारदा चुपचाप जवाब ना देके अंदर चली जाती है। कमरे में जाके वो चुपचाप बैठ जाती है। वहाँ उसे स्वामी जी की बातें याद आती है, इसीलिए शारदा बिना कुछ कहे अपने बहू को चुप रहती है। वो दिन निकल जाता है। अगले दिन सुबह जब शारदा नींद से उठ के शीशा देखती है तो वो आश्चर्य रह जाती है। शारदा के बाल सोने के हो गए थे। ये देखकर वो बहुत खुश होती है। वो सोचने लगती है कि सोने के बाल उसके हुए कैसे। फिर उसे याद आता है कि सन्यासी जी ने उसके सर के बालों को सहलाया था। फिर वो बहुत खुश हो जाती है ये सोचकर कि अब बहू का मुंह बंद होने वाला है। अनामिका, अनामिका, आके जरा बालों में चोटी बना दो तो। अब ये नई बात बाल क्यों बांधने कह रही है? चोटी बनाने के लिए अनामिका सासू माँ के पास जाती है। उनके सोने के बाल देखकर वो आश्चर्य हो जाती है, क्योंकि चोटी बनानी थी इसीलिए सासू माँ के बाल छूती है। बाद में शारदा कहती है कि उसके बालों को काट देने के लिए। बहू के काटने के बाद शारदा उन सोने को ले जाके अपने पसंदीदा गहने बनवाती है। इस बात से बहू को जलन होती है। बहू से ज्यादा गहने होने का शारदा का सपना सच हो जाता है और इस बात से वो बहुत खुश होती है।